तो थर्ड चैप्टर छोड़ कुछ भी हो, कहीं अलग चैप्टर होगा, कहीं अलग होगा। यहां हम लोग बात कर रहे थे कि ऑडिट के दरमियान हम लोग जो कुछ करते हैं उन्हें एक शब्दों की भाषा दी गई है। पहला तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, दूसरे का नाम ही था ऑडिट प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक। ऑडिट करते वक्त क्या क्या प्रोसीड्यूर और टेक्निक तू अपना रहा है। तीसरा चैप्टर रहा इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट रिस्क। अब रिस्क तो जान ले, जिंदगी में जिंदा होते ही रिस्क हो गया मरने का। और आजकल तो वीडियो देख ही रहा बहुत सारा, लोग नाचते नाचते मर जा रहे हैं। आजकल जो न्यूज में आता है हार्ट अटैक को लेकर के कि एकदम फिट बंदा डांस कर रहा था, करते करते सोया, कहानी खत्म। जिम करते करते गया, साउथ का एक हीरो, ठीक है, एक बंदा ड्रामा करते करते गया। तो फिर डॉक्टर से वो ऑडिटर सॉरी रिपोर्टर पूछा कि सर ये क्या हो रहा है। तो बोला देखो होता पहले भी था, बट लोग आजकल वीडियो में कैप्चर कर रहे हैं बोल के दिख रहा है। होता तो ये पहले भी था, बट पहले कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं था ना उस तरह से। बट आजकल चीजें क्या हो रही हैं, 1000 आदमी रिकॉर्ड कर रहा, कोई एक आदमी उसको क्या कर दिया, वायरल कर दिया। तो रिस्क जिंदगी में एक चीज जान ले, बिना रिस्क का तो कुछ है ही नहीं भाई। और ऊपर से तू ऑडिट करने जा रहा है, चेक। तो नेचुरल है कि एज ए ऑडिटर तेरा क्या है, ऑडिट के काम में रिस्क तो है। लोग एक तो वर्ड बोलते हैं सर किसमें रिस्क नहीं है, और वो लोग किसका नाम ले लेते हैं, सर सरकारी नौकरी में कोई रिस्क नहीं है। सरकारी नौकरी में कोई रिस्क नहीं है, ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी बोलते हैं, कोविड में भी देखे सर पैसा मिलता रहा उनका, सैलरी उल्टा बढ़िया रहा, बिना काम किए मिला। बाकी समय तो काम भी करना पड़ता था उनको। हाँ, अभी जाना तो था ऑफिस। अब कहने का मतलब है, तभी तो तुम लोगों में से 12 आने के दिल में ख्याल तो आता ही है सरकारी नौकरी। वो अलग बात है कि उसमें से 25 या 50% बोलता ना भाई नहीं होगा, छोड़ दे जिंदगी भर। बट कुछ हिम्मत करके जाता है, और हिम्मत करके जाने का आई एम नॉट, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ लोग। वो लोग जाता है, और वो डिफेंस में जो जाता है रिस्क नहीं है, धूप में खड़ा करके रख देता है। वो जो आर्मी पुलिस ये सब में जाता है वो लोग को नहीं समझ आता है, वो सोच के जाते हैं, लेकिन उनको जाने के बाद पता चलता है यार इससे बढ़िया तो ऑफिस में ही थे। दिन भर खड़ा रह के एक एक जगह सब पढ़ते रहो, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, जा नहीं सकते हो। तो देखिए रिस्क तो सब जगह है, एवरीवेयर। ऐसा नहीं है। अब जैसे बेगूसराय में वो जो पुलिस वाले बेचारे कहीं रास्ते पे ड्यूटी दे रहे होंगे, क्या सोचे होंगे, या इंस्पेक्टर क्या है हम ही तो राजा है। फिर एक दिन नोटिस आ गया कल का सस्पेंड, बोला क्या है, बोला तेरे ही रास्ता से 4 आदमी फायरिंग करते गया, तेरे को दिखाई नहीं दिया और तुम लोग कुछ किया नहीं। अब मीडिया में खबर आया बेचारे 6 को सस्पेंड, या जितने को था सस्पेंड कर दिया गया। तो रिस्क तो था ना उस काम में, ऐसा नहीं कि उसमें रिस्क नहीं है, रिस्क सभी जगह रहता भाई। अब जहां जिम्मेदारी ज्यादा होगी नेचुरली रिस्क क्या होगा। तू यहाँ ऑडिटर है, रिस्क तो होगा ही। और जब रिस्क है तो एज ए ऑडिटर पहले क्या क्लियर कर, रिस्क क्या क्या है भाई, सो दैट कि थोड़ा सा अपने आप को संभल करके क्या है चले, संभल करके चले, संभल करके काम करे। तो ये मत सोचना सीएससी में हो गया अब तो राज ही राज है, ना भाई, इसके बाद तो रिस्क और बढ़ जाएगा। पहला रिस्क का सिंपल सा मतलब, चांस ऑफ डैमेज ऑफ ऑडिट फर्म एज ए रिजल्ट ऑफ गिविंग अबाउट एन ऑडिट ओपिनियन दैट इज रॉन्ग इन सम पर्टिकुलर। तेरा काम ही था क्या, ओपिनियन देना, और जो ओपिनियन तू दिया वो गलत निकल गया। तो गलत निकल गया तो तेरे को बहुत समय नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ जाएगी।
So the term applies to the risk that auditor will draw wrong opinion or an invalid conclusion from his audit procedure. जो भी ऑडिट किया वहां से गलत ओपिनियन और गलत तुम्हारा कंक्लूजन निकाल लिया। तो ऑडिट रिस्क में किन किन चीजों को लेके बना? 3 इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट मतलब उसके साथ एकदम जुड़ा हुआ भाई, जन्मजात। मतलब ऑडिट, तो ऑडिट का मतलब ही रिस्क भाई। इनहेरेंट उस काम से ही वो जुड़ा है, अलग से वो नहीं आया। तो इनहेरेंट रिस्क में क्या बोला? एक पर्टिकुलर अटैच टू एनी पर्टिकुलर पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अब वो 2-3 नाम लिया। कुछ धंधे ऐसे होते हैं कि जहां टेंशन क्या है ऑडिट का। एक मैन्युफैक्चरिंग हाईटेक इंडस्ट्री is more prone to the error of all sorts than a stable business like a world. अब हाईटेक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है। बोला वहां पे एक तरह से गलतियों का चांसेस क्या है? ज्यादा है। एरर ब्रेवरी कुछ स्टेबल बिजनेस है उसमें कम। प्रीवियस एक्सपीरियंस दैट सिग्निफिकेंट एरर्स आर व्हाट। तुम उसका तो ऑडिट बहुत साल से हो सके, 3-4 साल से किया और देख रहा है कि भाई इसमें तो हमेशा गलती क्या है, रहता ही है। सम पॉपुलेशन इज ऑलवेज प्रोन टू एरर। कुछ काम तो गलतियों से भरा पड़ा है। अब WIP का वैल्यूएशन आसान कहां से इतना भाई, कि वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू कितना होगा, कितना मटेरियल लगा, कितना वर्कर उसमें काम किया, कितना ओवरहेड उसमें जाएगा। अपने आप में वो रिस्की काम है। तो कुछ काम ही ऐसे हैं, इस तरह की कहानी को बोल दिया भाई, काम के चक्कर में वो रिस्क है, उस इंडस्ट्री के कारण ही वो रिस्क है। दूसरा क्या? कंट्रोल रिस्क। अब कंपनी का इंटरनल कंट्रोल ही कमजोर है यार, तो रिस्क तो उसके साथ क्या है, लगी गया बहुत सारा। तो there is a risk that internal control will not detect to prevent material valuation. If this risk is large, then the material auditor is to compliance test altogether and apply only the word substantive. बोला देख कंप्लायंस अपनी जगह है, साथ ही साथ क्या करे वो सब्सटेंसिव। एंड तीसरा क्या? डिटेक्शन। ऑडिटर ही इनकैपेबल था भाई, वही गलतियों को सही से डिटेक्ट। एक है कि काम ही ऐसा है कि गलती होगा। दूसरा है कि कंपनी का कंट्रोल सिस्टम ही सही नहीं था, बोल के गलतियां रह गई, और रह गई तो हमारे लिए भी सबको ढूंढना संभव नहीं है। एंड थर्ड, हम ही एक इनकैपेबल था। तो 3 अलग अलग कौन सा केंद्र बिंदु को पकड़ा? एक काम के कारण, एक मैनेजमेंट के कारण, एक मेरे कारण। 3 टुकड़ा हो गया। अब आजा, व्हाट इज द रिस्क बेस्ड ऑडिट मेथड। अब कुछ लोग इसका कैलकुलेशन करना चालू कर देते हैं। चल पढ़ लिया जाए। Audit costs have been rising steadily in the last few years due to high salary, high office cost, high professional indemnity premium. मतलब ऑडिट का जो खर्चा है समय के साथ बढ़े जा रहा है। क्यों? अब तुम ही जाके बोलता 30,000 से ज्यादा, 30,000 से कम लेगा नहीं। पहले उनको 5,000 में मिल जाता था। तो तू जब पैसा ज्यादा मांगा तो ऑडिटर भी फीस क्या करेगा, ज्यादा मांगेगा ना भाई। पहले ऑफिस उसको सस्ता में मिलता था, अभी सामने वाले का ऑफिस भी क्या है, महंगा लेना पड़ता है। तो तुम भी जानते हो कि जो काम पहले चीजें सस्ती थी अभी उनको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ऑडिट का जो खर्चा है वो भी समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हायर सैलरी, हाई ऑफिस कॉस्ट, हाई प्रोफेशनली इंडेमनिटी प्रीमियम, अच्छे काम जानने वाले लोगों की जरूरत। एट द सेम टाइम
Audit fees resistance has been due to what? Competition, low growth in market, except in some area, and growth of what? Competitive tendering for audit. मतलब बोलिए मोहित जी, इंग्लिश का हिंदी, खाली हिंदी पढ़ लिया जाए उसमें भी सुकून होता तुम लोग को। मार्केट में ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ऑडिट जो होता है मतलब वो भी अब कंपटीशन ज्यादा हो गया मार्केट में, तो अपना फीस भी ज्यादा मतलब तो पहला वाला लाइन में खर्चा का नाम था, बट बाद वाला 2 लाइन में इनकम की बात है। खर्चा तो बढ़ गया, बट ऑडिटर का कमाई तो बढ़ नहीं रहा। रीजन, कंपटीशन बढ़ गया, वहां भी बहुत लोग आ गए, प्लस इंडस्ट्री का भी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, कुछ जगहों पे छोड़ करके, कुछ काम को छोड़ करके। तो आजकल ऑडिटर ये भी बोलता है, देख यार खर्चा भी बढ़ गया, कमाई भी नहीं है उतना, फीस भी नहीं बढ़ रहा पा रहे। Consequently, the audit firms are continuously trying to reduce the what? Audit cost. तुम audit cost को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। At the same time reducing the what? Audit risk. तुम रिस्क को भी तो घटाना चाहेगा। अब तू कॉस्ट कैसे कम करेगा? ऊपर का 3 कारण। एक तो समय, कम समय में भाई ऑडिट कर जल्दी। 1 महीना लगाएगा, 4 आदमी लगा, चारों का सैलरी मिला के मेरा पड़ेगा मान ले ₹1,00,000। अब क्लाइंट कितना देगा मालूम नहीं, तो तू क्या चाहेगा भाई 15 दिन में काम खत्म कर, दूसरा वाला काम किया जाएगा। या फिर बहुत ज्यादा पैसा वाला कोई मांगने वाला तो तुम उसको रखा ही नहीं। लेकिन तुम्हारा ऑडिट का कंक्लूजन रिस्की वो तो तुम्हारा है ना, तो तुम क्या बोला, खर्चा तो कम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ रिस्क को भी क्या किया जाए, कम करने की कोशिश की जाए। फिर क्या बोला, this has led to the idea of risk based auditing being in some sense of distinct approach to what। तो अब लगता है ऑडिटर को कि यार एक देख तो इस काम में कितना रिस्क है, रिस्क कम है, बोला जल्दी निपटा, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत, बोला ना यार इसमें रिस्क ज्यादा है, तो फिर वो रिस्क का कैलकुलेशन करना तो पड़ेगा ना। क्लियर है? अगला टुकड़ा, historically auditing has progressed from being a largely substantive testing process through a largely substantive process into a what, a risk-based method which uses a range of audit technique including substantive testing, internal control compliance, analytical review and use of inherent factors। तो देखा गया इतिहास के पन्ने में कि ऑडिट समय के साथ साथ हम लोग जो पहले सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, सब्सटेंसिव टेस्टिंग प्रोसेस एक लार्ज में, अभी हम लोग उसमें क्या करने लगे कि उसमें कुछ टेक्निक के कारण सब्सटेंसिव तो है ही है, ऑडिट कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल कंप्लायंस को देखने लगे, एनालिटिकल रिव्यू, इनहेरेंट फैक्टर, आजकल हम लोग इन चीजों को देखने लगा। पहले खाली चेक कर बात खत्म कर भाई सही से, लेकिन चेक करने में टाइम तो लगता है ना। तो इनहेरेंट फैक्टर्स इंक्लूड क्या, बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द क्लाइंट, पास्ट ऑडिट रिकॉर्ड इंडिकेटिंग नो स्पेशल डिफिकल्टीज। ऊपर ही पढ़ा था इनहेरेंट में कि तू तो पहले उस क्लाइंट का बैकग्राउंड पता कर, कहीं विजय माल्या का तो ऑडिट नहीं कर रहा है, तो टेंशन तो थोड़ा क्या है रहेगा भाई। तू देख भाई हम नारायण मूर्ति जी का ऑडिट कर रहा, भाई वैसे ही ईमानदार है, वो कुछ चोरी होने देंगे ही नहीं। कोई नेत्रों से निकल गया तो अलग बात है, बट अपनी तरफ से तो वो क्या किए हैं, फुल कंट्रोल रखे हैं। तो क्लाइंट का बैकग्राउंड पे भी क्या करता है, डिपेंड करता ऑडिट, कि जो बंदा तेरे जिसका ऑडिट करने जा रहा है वो चोर बंदा है, तेरे से उल्टा सीधा कंक्लूजन क्या करेगा, ले लेगा। दूसरा, उसका पास्ट ऑडिट रिकॉर्ड से भी देख लो कि कोई खास डिफिकल्टीज नहीं है। तो तू एक तरह से पहले रिस्क को क्या कर रहा है, एसेस करने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या बोला
essentially audit is gathering of what? Evidence. प्रमाण ही तो देखना तेरे को भाई, about each part of the account, but as an absolute assurance is what? बोला भाई ये तो संभव नहीं है, उनको कोई 100% एश्योरेंस दे दे सही है, बोला तब तो काम में रिस्क ही नहीं है, तब तो कोई भी इंसान कुछ भी कर ले. And there is some element of what? Residual risk, which has to be what? तो हम लोग बोलते थे पूरा संभव नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग बोला एक्सेप्ट कर सकता हूं, उतना रिस्क हम क्या है ले सकता है. The extent of the acceptable risk is a matter of what? Judgment. बोला अब ये तो मैन टू मैन क्या होगा, वेरी कर जाएगा. It can be seen as a product of what? Separate risk accepted in each type of what? Evidence gathering. तो बोला एक्सेप्टेबल रिस्क को कैलकुलेट करने का तरीका ही क्या रहा? ओवरऑल रिस्क. उसी का नाम क्या दे दिया? ओवरऑल रिस्क में क्या बोल रहा है? इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू एनालिटिकल रिव्यू रिस्क इनटू व्हाट? सब्सटेंटिव रिस्क. For example, an audit situation was examined. It was found to be material and risk factor assessed. The following set of figures might be assembled. मान लो, for example, मान लो एक डेटर के बारे में क्या किया? ओवरऑल एक्सेप्टेबल रिस्क ऑडिटर क्या सेट किया कि 5% हम क्या करेगा, 100 डेटर में से 5 का गलती हुआ तो बोला हम मान सकता है, हम उतना रिस्क है क्या है, लेकिन 95 का गलती नहीं होना चाहिए. यानी 5 के बारे में मेरा रॉन्ग कंक्लूजन क्या है, चलेगा. इनहेरेंट रिस्क क्या बोला? क्लाइंट इज ए ओल्ड, क्लाइंट बहुत पुराना था, वेल मैनेज था, नो प्रॉब्लम हैव बीन इनकाउंटर्ड इन द एरिया प्रीवियसली. बोला ऐसा कुछ प्रीवियस में कुछ उल्टा सीधा दिखा ही नहीं है, तो वो मान लिया कि इनहेरेंट रिस्क रहा 50%. ऐसा नहीं कि सब कुछ बढ़िया है तो 0%. क्लाइंट को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 50% मान लिया, इनहेरेंट रिस्क दे दिया, एलोकेट कर दिया. कंट्रोल रिस्क क्या बोला? इनहेरेंट कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग, अनचेंज फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड. बोला कि मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकता है, यानी उसको लगा कंट्रोल रिस्क भी क्या है, कम है, उसे एलोकेट कितना किया, 20%. एनालिटिकल रिस्क क्या बोला भाई? एनालिटिकल रिस्क फिगर्स टाई विद द क्रेडिट सेल, मतलब क्रेडिट सेल से सारा सेल मिला के देखा, मैच करता है. विद प्रीवियस ईयर, वो भी मैच करता है. बजट बना के रखा था कि हम इतना बेचेंगे, बोला वो भी करीब करीब क्या कर रहा है, सब्जेक्ट टू स्मॉल चेंज. बोला थोड़ा बहुत चेंज है, साल का टारगेट था कि हम इसको 2 लाख बेचेंगे, देख रहे हैं कि 190 पे बेचेंगे, तो उतना तो चल ही रहा है, पहले से तो एक प्लानिंग होगा ही. स्मॉल चेंजेस स्टेमिंग फ्रॉम डिफरेंट एक्सटर्नल कंडीशन, बोला कि बहुत छोटा चेंज है, उसको भी कितना दे दिया, वो 50%. अपने आप को सेफ रखा है, ऐसा नहीं कि वो पूरा सही मान लिया. तो बोला सब्सटेंसिव रिस्क क्या हुआ? सब्सटेंसिव रिस्क अब वो कैलकुलेट करने जा रहा है और उसका फॉर्मूला वो लोग क्या डाला, ओवरऑल रिस्क डिवाइडेड बाई, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, OR बाई IR इंटू CR इंटू वॉट AR, और वो निकल के कितना आया 11.05 डिवाइडेड बाई वॉट. तो सब्सटेंसिव रिस्क, this means that audit assurance required from substantive testing is what. तो सामने वाला क्या बोला भाई, सब्सटेंसिव टेस्टिंग में 100% चीज क्या होना चाहिए, खरा उतरना, नो एश्योरेंस इज रिक्वायर्ड. अब 100% का मतलब ही क्या रहा, substantive and assurance from other source of evidence is sufficient to support a what audit with an opinion with the 5% risk. Most auditor would find this a bit strong. Obviously ये थोड़ा ज्यादा हो गया था.
इतना काम करना तो बहुत मुश्किल है। बट इफ द रिस्क फैक्टर इज चेंज फ्रॉम कंट्रोल टू व्हाट, एंड देन सब्सटेंसिव रिस्क बिकम व्हाट 67%। अब 30% किसको कम किया भाई? कंट्रोल। ऊपर कंट्रोल कितना था भाई? ऊपर कंट्रोल कितना था? 20%। अभी कितना ले गया? 30। तो बोला सब्सटेंसिव रिस्क का कैलकुलेशन प्लस माइनस चेंज करके वो 100 की जगह अब आने वाला है कितना? 67%। The level of assurance required from the evidence source substantive testing is only 100%, less 60%। तो इसका मतलब हमको एविडेंस से और कितना परसेंट एश्योरेंस लाना पड़ेगा? एविडेंस से हमको लेके आना पड़ेगा कितना? 33, क्योंकि सब्सटेंसिव से हमको कितना मिल रहा है? 67। हम कंफर्म है? क्या है? कंफर्म है। So in effect, designing the statistical sample testing for substantive, the level of confidence required is only what? 30%, and the sample size corresponding to this are likely to be what? Very small. एक सवाल मेरे ख्याल से उसमें देखा था कहीं पे सीए में या कहीं पे, या पिछली बार ही एक प्रैक्टिकल सवाल इसी पे पूछ लिया था। ये सवाल है, थ्योरी नहीं है कि सब्सटेंशियल रिस्क मतलब ओवरऑल रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा। अपने आप पे ये क्या बन गया? सवाल बन गया भाई। ओवरऑल रिस्क का फॉर्मूला क्या रहा? चारों का गुणा, चारों का क्या? हम आपको एक डेटा देके क्या करें? हम मान लो कि 5 में से 4 डेटा देके एक तो पूछ ही सकते हैं। ऊपर से हम और भी ज्यादा पूछ सकते हैं कि बताओ एविडेंस है कितना तुमको कवर करना पड़ेगा? एविडेंस है कितना कवर करना पड़ेगा? तो तुम ओवरऑल रिस्क कितना मान के चला है? 0.05। ये हम 5% पे एक्सेप्टेबल है। तो ओवरऑल रिस्क को क्या कर सकता है? बढ़ा भी सकता है। 10% भी तो कर सकता है तू। अब ये ओवरऑल रिस्क क्या सोच के तू डिसाइड किया? ऊपर का दो, क्लाइंट का पास रिकॉर्ड, क्लाइंट का पास रिकॉर्ड। अब तू भी बोलेगा हम ऑडिट करने गया ना मैथ करने गया। हिसाब से यहां क्या हो गया? मैथ ही हो गया ना। फॉर्मूला सही से याद रखना, मार्क करके रखना, कहीं सवाल बोल के ना रहे। क्लियर है? अपने आप में वो सवाल क्रिएट कर देगा। और पढ़ाते पढ़ाते मुझे ध्यान आया कि एक सवाल मैंने देखा है कहीं ना कहीं, और ये ऑनलाइन एग्जाम में ही देखा है। उसी दरमियान तो हमको पेपर भी देखना पड़ा बहुत जगह, कि ऐसा एक सवाल कहीं ना कहीं तो मैं देखा हूं। चलिए, रिस्क का मतलब यही रहा। क्लियर है? बाकी बाकी तो समझाए थे फटाफट। इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट पार्ट है किसका? इंटरनल कंट्रोल। तो बड़ा कौन? और उसके टुकड़े बहुत सारे, उसके टुकड़े बहुत सारे। मतलब वो जो बड़ा वाला हिस्सा है वो हो गया पूरा इंटरनल कंट्रोल। इसी के अंदर का छोटा छोटा टुकड़ा हो गया क्या? इंटरनल चेक, इंटरनल व्हाट? ऑडिट। तो ये टोटल सिस्टम को तू बोल सकता है व्हाट? इंटरनल कंट्रोल। क्या बोल सकता है इसको? इंटरनल कंट्रोल। मतलब इंटरनल कंट्रोल हमको करना है तो उसके छोटे छोटे हिस्से भी तो बढ़िया होना चाहिए भाई। इंटरनल चेक यदि बढ़िया है तो कंट्रोल भी अपने आप में क्या होगा? बढ़िया होगा। इंटरनल ऑडिट भी यदि अपने आप में बढ़िया है तो इंटरनल कंट्रोल भी क्या होगा? बढ़िया होगा। बाकी तो सब ही है। तो कहने का मतलब है कि इंटरनल कंट्रोल टोटल पार्ट है। अब उसको करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करता है?
और आजकल हम लोग कभी कभी कहते हैं कि कंपनी का तो इंटरनल कंट्रोल पे यार टोटल खर्चे का 30 रुपया इंटरनल कंट्रोल पे ही चला जाता है। सोचना पड़ता है कभी कभी धंधे की कहानी में, यार ये 30 रुपया यदि लोग ईमानदार होते ना और सब कुछ सही से चलता तो ये 30 रुपया खर्चा ही नहीं करना पड़ता, उल्टा प्रॉफिट क्या होता, 30 रुपया से ज्यादा होता। इसलिए लोग आजकल ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा करते हैं ज्यादा। बोलते हैं यार लोगों को सही कर, ये छोटा छोटा चीज से दिमाग ही क्या होगा, उठा लेना होगा। लोगों को क्या करो, सही करने की कोशिश करो, तो वो फिर सब अपनी तरह से परफेक्ट रहा। नहीं, अब लोग हैं मानने वाले हैं नहीं, ह्यूमन बिहेवियर आजकल हो चुका है, चाहे जितना ही कर लो तुम, तो फिर कंपनी को ये सब क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है। इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, आखिर उन सब के पीछे तो फालतू का खर्चा हो रहा है यार। लोग यदि बहुत डिसिप्लिन होते, सब सही से करते, तो फिर ये कहानी आती ही नहीं। नहीं तो वो जो मैकेनिज्म देख रहे थे, जैसे कि मैं सेल्स के बिल में बोला कि सेल्समैन एक ठो था, अकाउंटेंट है, कैशियर है, चार चार आदमी फालतू का इन्वॉल्व हुआ। पहला नाम क्या है, इंटरनल चेक। डेफिनेशन देख बहुत बढ़िया है। Internal check system is the system of allocating the total work of the organization among the various staff in such a way that work of one individual is automatically checked by the work of what? इसको बोला गया इंटरनल चेक। काम ऐसा डाला ना कि एक आदमी का काम दूसरे के हाथ में अपने आप चेक में आ ही गया। जैसे मैंने कहा था कि सामान सामने वाले ने बेचा, बिल बनाया, अब बिल बनाया तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही रह गया, उस बिल को एक बंदा सेल्समैन बिल बना दिया, फिर एक बंदा उसको क्या कर रहा है, मिला रहा है कि सामान इतने का ही था कि नहीं था, और वो अमाउंट को क्या कर रहा है, फिर कैशियर के पास गया, कैशियर भी प्लस माइनस किया, फिर वो पास वही बिल अकाउंटेंट के पास गया, उसका अकाउंटिंग करेगा, फिर वही बिल डिस्पैच में गया जहां से कस्टमर अपना सामान क्या करेगा, लेगा। समझ जा, 5 बार चेक हो गया उसी समय। वो बिल कितनी बार चेक हो गया, 5 बार चेक हो गया। बिल छोड़ दे, सामान भी चेक हो गया 2 बार। कैसे सामान 2 बार चेक हुआ, जो बेचा वो तो कर दिया अलग, जो उसको मिला रहा था वो एक बार देख लिया कि भाई सचमुच वही सामान है ना, और जो डिस्पैच में था वो भी चेक किया। तो कभी आप दुकान उकान ये सब में जाते ही हो, देखते ही हो कि वो प्रोसेस वो लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं अलग अलग जगहों पे। डिपेंड करता है वो सामान के ऊपर, डिपेंड करता है वो सामान के ऊपर। इसी सिस्टम को क्या बोला गया, इंटरनल चेक। मतलब काम का सीक्वेंस कुछ ऐसा सेट किया कंपनी ने ना कि वो खुद ब खुद उसी दिन चेक हो गया, उसी दिन उसी समय। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, जिम्मेदारी सेट किया सभी लोगों का, थोड़ा थोड़ा करके। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हमको नहीं लगता बताना चाहिए। क्लियर है, क्लरिकल मतलब प्लस माइनस, क्लरिकल मतलब प्लस माइनस, 200 का गलती से देख के 250 लिखना, इसको बोल सकते हो व्हाट, क्लरिकल मिस्टेक। चौथा क्या बोला, यही तो ज्ञान दे रहे थे अभी।
कि इंटरनल चेक में होता क्या है। अब रहा कि तुमको बचपन में लिटरेचर में यदि कविता कहानी लिखा होगा तो ये सब अपने आप बढ़िया हो जाता है, ये सब अपने आप बढ़िया है। अब जब तुमको कभी लिटरेचर से प्यार रहा नहीं तो आज तो बोझ लगेगा ही। ये सब चीज यदि तुम्हारा लिटरेचर बढ़िया हुआ रहता तो बढ़िया लिख देते। स्टोरी ही तो बनाना है, बस बढ़िया से सोच के बना दो। अब रहा कि लिटरेचर बढ़िया रहता, कॉमर्स बढ़िया है तो एक्सेलेंट स्टोरी निकल के आता। कोई भी घटना को उठा करके प्रैक्टिकल घटना को देखना है और उसको स्टोरी में क्या करना है, क्रिएट कर देना है। अब इसको पढ़ाने को बोलोगे तो पागलपन है। पांचवा, चेकलिस्ट क्या होता है बता। तुम एक काम करेगा तो एक कंपनी एसओपी बना देता है कि ये काम करेगा तो पहले देख ले, ये हुआ नहीं, दूसरा ये हुआ नहीं, तीसरा ये हुआ नहीं। हर एक काम का वो 10 को क्या किया, चेकलिस्ट बना दिया। हर एक काम का क्या किया, एक चेकलिस्ट कि एक काम को सही तरीके से करने के लिए क्या क्या स्टेप तुम क्या करेगा, फॉलो करेगा। सपोज कर कि तेरा मार्कशीट ही है या एग्जाम लेना है, तो एग्जाम लेना है तो स्कूल क्या चेकलिस्ट बनाएगा, पेपर बना कि नहीं बना, सही से रखा गया कि नहीं रखा गया, तो रूम एलोकेट हुआ कि नहीं हुआ, उस दिन गाड़ी में कौन कौन आएगा, सब सेट हो गया कि नहीं हुआ। ऐसे ही कई ठो कहानी होगा भाई हर एक काम का, कि लोग अपने मन से जो ख्याल में आया वही चालू हो गया। ऐसा नहीं होता है। वो जो सामान का जो सेल बिल था उसका एक चेकलिस्ट था ना, कि भाई तुम देखेगा तो क्या देखेगा। तो सामने वाले को काम करने की सुविधा के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, चेकलिस्ट दे देते हैं। नहीं तो फिर हम लोग उसको डांटे कि तू काहे नहीं किया, बोला आप कुछ बता ही नहीं रहे हो कि कैसे क्या क्या देखना था मेरे को, आप अपनी तरफ से मेरे को क्या करो। अब बोला कि सब समय तो चीज याद रखना, एक काम वो किया सपोज कर, तो वो काम जब करने जा रहा तो वो क्या देख रहा, पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है। एक काम से भी रिलेटेड 10 स्टेप क्या होगा, फॉलो होगा। और जब ऑब्वियसली एक काम को करते करते वो अपने आप निकल के आ जाता है और मैनेजमेंट उसको प्लेस में क्या करती है, डाल देती है। अब सपोज करके उसे सामान खरीदना है, चेकलिस्ट में क्या करेगा, परचेज मैनेजर स्टोर इंचार्ज सामान मांगा है, हाँ भाई उसका पेपर है। दूसरा स्टेप क्या है भाई, तो टेंडर इशू करना है, क्या करना है, एडवर्टीजमेंट टेंडर। तो एक एक काम में ना यदि फॉर्मल तरीके से जाओगे तो छोटा छोटा 10 स्टेप क्या रहता है, इन्वॉल्व है। और सामने वाला वो टिक करते जाता है सो दैट कि कुछ भी छूट ना जाए। और यदि वो नहीं रहा ना तो फिर इंसान का काम अपने मन से जैसे तैसे क्या है हो रहा है, तो कभी वो सही भी होगा और कभी वो गलत भी होगा। उसी को बोला गया व्हाट, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का दूसरा नाम क्या बोला, एड्स मेमोरे। मेमोरे मतलब मेमोरी को हेल्प करता है मेरा, याद नहीं रखना है मुझे, वो मेरी मेमोरी का सहायक है। वो मेरी मेमोरी का क्या है, सहायक है। तुम ऑडिट के तौर पे भी क्या करेगा, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, चेकलिस्ट। एक इंस्ट्रक्शन है, सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, क्लियर। छठा वर्ड, पहले आसान लगता था बट जिस दिन फील हुआ डर लगने लगा कि भाई इस वर्ड को तो बोलना बहुत मुश्किल है। तो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, क्या लिखा फॉर्मल डेफिनेशन, it refers to the various method and procedure adopted for the control of production, distribution and whole system। बोला भाई सारा कहानी गा गया, कुछ छोड़ा ही नहीं।
पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट लपेट लिया उसमें, यानी कुछ नहीं छूटा उसमें, यानी वो अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत पार्ट है। कंपनी के हर एक काम को ऑर्गेनाइजेशन का, फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, उसे कोई लेना देना नहीं है भाई। उसको एक फ्रेमवर्क के दायरे में जब तक नहीं बांधेगा, तू एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं बन सकता। तेरा हवा पे ही चलता रहेगा। ये जितना एमएनसी है, एप्पल, ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो इसलिए है बिकॉज उनका इंटरनल कंट्रोल क्या है, परफेक्ट है। नहीं तो बहुत कंपनी आई, इतिहास के पन्ने में विलीन हो गई। आपको यदि एग्जिस्ट करना है तो आपका इंटरनल कंट्रोल परफेक्ट होना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट। लोग हमेशा नहीं रह सकते हैं, बट आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि लोगों को उसे तोड़ना ही क्या है, संभव नहीं है। कोई कोशिश करके भी हाँ थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा देगा, बट तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की नींव तो नहीं हिला सकता वो थोड़ा बहुत एक समय के लिए थोड़ा सा तुम पे क्या होगा, प्रभाव पड़ ही पड़ जाए, बट फॉरएवर वाले के लिए तो। अब जैसे कि कुछ दिन पहले गुजरे कौन, राकेश झुनझुनवाला। झुनझुनवाला मरने के पहले एक नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो क्या था, अक्सा एयरवेज, अक्सा एयरलाइंस, यानी एक नया एयरलाइंस वो खोल के गए। क्या खोल के गए हैं, अक्सा एयरलाइंस। इंडिया में बहुत लोग उस इंडस्ट्री से डरते भी हैं और प्यार भी है। डरते इस सेंस में है कि बहुतों को डुबा दिया वो। विजय माल्या के डूबने का सबसे प्राइम कारण किंगफिशर एयरलाइंस, शराब में तो बहुत कमाए वो डूबे ही कहां, किंगफिशर एयरलाइंस में भाई। या फिर बोलेगा तो एक और सहारा, या सॉरी सहारा का तो सब तो जेट एयरवेज को बेच के निकल गए। नरेश गोयल साहब अपने जेट एयरवेज वाले, बहुत लोग गए, लेकिन सबको दूर से बहुत अच्छा लगता हो। क्यों, बोला इंडिया का आबादी इतना है कि लोग उसी को प्रिफर करेंगे आने जाने के लिए। और आजकल हम लोग हैबिचुएटेड क्या है, आजकल लोग उस फैशन से निकल गए कि ट्रेन में जाएंगे, कौन जाएगा 12 घंटा 16 घंटा, 6,000 रुपया ही लेगा भाई, 1.5 घंटा में क्या है, पहुंचना है अपने को। उस दौर से हम लोग आजकल क्या हुआ है, निकल चुके हैं। तो सबको लगता है कि एक दिन तो वो देगी पैसा, बट प्रॉब्लम यही है कि कब देगी मालूम नहीं। और उसका एक कारण है वो उसका पेट्रोल का प्राइस। जब ये लोग डूबा कब है, जब प्राइस उनका क्या रहा है, अब $100 जो एक्चुअली वो है तो क्या फॉरेन मार्केट से लाया हुआ। अब उस दौर में आता है, ये सब डूबा उसी खेत में है जब ऑयल प्राइसेस बहुत सारा क्या रहा, हाई रहा है। अब वो कहाँ $40 और कहाँ $100, 120, सीधे तेल का खर्चा क्या था, और वो सबसे बड़ा खर्चा है उनका। ऐसा नहीं कि उसके बाद भी बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट में, अपना इंडिगो तब रोता है और वो ठीक कमा के निकल जाता है। एयरपोर्ट पे चले जाओगे तो आधा फ्लाइट तो उसी का दिखेगा, 60%, 60 to 70% सिर्फ इंडिगो का ही फ्लाइट है। अब रहा कि सब बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं, सबको दूर से, यानी जो भी कमाता उसको लगता है चल भाई एयरलाइंस खोल लेते हैं। दक्कन एयरवेज गोपीनाथ मुंडे का सल्टा के गया था उनको, विजय माल्या को, सबसे सस्ता एयरलाइंस के नाम पे। तो लोग उसमें बहुत सारा कूदे, सबको एक अफेक्शन है कि है तो ये बहुत, मतलब कुछ लोगों को पहचानना आता है कि हर एक सेक्टर में तो एक प्लेयर है, तो कुछ को पहचानना आता है ये धंधा तो कर ही रहे, ये धंधा भी क्या करे, कर लेते हैं भाई। और राकेश झुनझुनवाला को कहीं लगा
और जब वैसी हस्ती किसी धंधे के बारे में सोचती है तो बहुतों को लगता है कुछ तो बात है। अब वो डाल तो दिए थे लेकिन मर गए, तो क्या अक्सर एयरलाइंस बंद हो गई? और उसके बाद ही परसों तरसों न्यूज पड़ा कि अभी वो बहुत एग्रेसिव वे में, मतलब पायलट लोग का सैलरी बहुत ज्यादा 60% ज्यादा दे रही है, मतलब उनको चाहिए तू लोग आ, क्योंकि दूसरे दूसरे से लेना भी तो पड़ेगा। तो सैलरी हाइक वो 60% दे रही है उन पायलट्स को या स्टाफ को, जो भी बहुत सारा जो एक्सपीरियंस लोग हैं। बाकी फ्रेशर्स लोग को तो वो फ्रैंक फिन वाला देगा ही, जो जाती है लड़कियां या लड़के, एयर होस्टेस, एयर क्रू, वो सब तो मिल ही जाएगा उनको सस्ता में, वो टेंशन, वो तो उनको मिल जाएगा। लेकिन वहां कुछ तो एक्सपीरियंस बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर उड़ा दिया लोग फिर तो चट हो गया। डीजीसीआई इस डीजीसीआई इस मामले में बहुत ज्यादा है, सीआई या सीए जो भी है वो बहुत टाइट है। यात्रियों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारा वहां टाइट मेजर्स है। तेरा फ्लाइट रोज 5 मिनट लेट का उड़ता है, टाइमिंग का कहानी है। लैंडिंग के समय तेरा उल्टा सीधा हरकत का दिखता है, टेक ऑफ के समय उल्टा सीधा हरकत का दिखता है। रोज तेरे प्लेन, आज ये प्लेन में ये ठो प्रॉब्लम कहां से आ गया, 2 ठो करता क्या तुम लोग? लाइसेंस कैंसिल कर देती है कि तेरे को फ्लाइट उड़ाने ही नहीं देंगे। तो वो सारी हरकतों को उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। रिस्की तो है वो, नो डाउट। अब वो जो एयरलाइंस मान ले कि अक्सर के वो गुजर गए झुंझुनवाला, बट एग्रेसिव कहीं ना कहीं वो लोग भी जानते हैं हम जिंदगी भर नहीं रहने वाले। सिस्टम स्ट्रांग होना क्या है? अभी तो वो शुरू ही हो रहा था भाई। हो सकता था कि यार अभी शुरू ही हो रहा था और किसने वो सोचे थे कि भाई उम्र है अभी 10-15 साल में उसे खड़ा कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि एक बहुत बढ़िया टीम बनाए होंगे, वो और खड़ा हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी सोचने लगता है इंसान किसी धंधे के बारे में, मैं भी यही सोच रहा था। बट जब न्यूज देखा तो हमने भी सोचा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि टीम बढ़िया है, कि किसी के आने और जाने का गम नहीं रहेगा। तो इंटरनल कंट्रोल, भले ही वो 2 ठो वर्ड है बाबा, पहला चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक तुमको बार बार ये क्या होगा, 2 ठो वर्ड मिलता जाएगा जहां भी तुम ऑडिट पढ़ोगे। क्योंकि ऑडिटर पढ़ ही लिया कि ऑडिटर को ऑडिट करने में सबसे बड़ा रोल इसी का अदा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, इसके पावर में है किसी काम को करने का, और वही बंदा ही उसे क्या करे, ट्रांजैक्शंस को अनुमति दे। दूसरा, कंट्रोल बढ़िया है तो इमीडिएटली रिकॉर्ड होना, सब कुछ होना। थर्ड वन, एसेट्स का एक्सेस किसी के हाथों में ना हो, सबके हाथों में रहा तो फिर उसका गलत यूज भी क्या है, हो जाएगा। एंड द लास्ट, आपने पहले से सोचा है एक एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा तो यदि इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है तो इमीडिएटली वो लोग हरकत में आएगा। भाई सोचा था 200, हुआ काहे को 160, 40 काहे कम हुआ। एक्शन अगेंस्ट डेविएशन, इंटरनल कंट्रोल रहा तो ही ये सब चीज क्या है, संभव है। हम लोग चला था, हम लोग बहुत सारी चीज, बहुत मतलब कभी कभी इतना मेंटेन करने में ऑब्वियसली खर्चा होता, तभी मैंने कहा 100 रुपए में 30-40 रुपए खर्चा तो इन सब चीजों का ही है। कुछ चीजें अब बहुत जनरल है। क्या नाम है इसका, मतलब क्या हुआ? इंटरनल कंट्रोल कंपनी में है, उसको खोजबीन करेगा ना, इवेलुएट तो करेगा ना, हर एक चीज को अप्लाई करके देखेगा कि भाई क्या है। मतलब तुम अपना ऑडिट करेगा, इंटरनल कंट्रोल खाली इस कान को सुन लिया तो अच्छा लगा ना, उसको फिर अप्लाई करके रियल में देखेगा कि क्या हो रहा भाई।
तो उसका क्रॉस चेक भी करेगा। खाली सुन लिया मैनेजमेंट बोला हमारा इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया, बस हो गया ऑडिट चालू। भाई देख तो सही जो बोला दो चार ठो टेस्ट करके कि रियल में वो अच्छा है कि नहीं है। उसी को क्या बोल लिया, इवैल्यूएशन। उसी को क्या बोल लिए, इवैल्यूएशन। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इवैल्यूएशन। Evaluation is an instrument used by the administration or organization to produce what? A relevant and reliable result, focused information that enables them to take decisions on a more informed basis. And the evaluation of internal control is fundamental to an audit. It is on the basis of this evaluation the auditor will evaluation करने के बाद ही auditor क्या फैसला कर पा रहा है, nature and extent of his कितना तक क्या करना होगा। दूसरा, ड्राफ्ट हिज लेटर ऑफ वीकनेस एंड ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट टू इन्फॉर्म अबाउट द वार्ड। देखने के बाद कि भाई यहां तो हमको आपका सिस्टम में क्या है, कमजोरी दिख। द ऑडिटर while evaluating the system of internal control should consider the following matter। इवेलुएट करते वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख रहा है वो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ। अब कभी कभी एडिटर को लगता है वो कौन भगवान है भाई। अब कहानी ये है कि वो 100 ऑर्गेनाइजेशन घाट रहा है तो 100 को तो देख रहा है ना भाई। वो ऑडिट के सिलसिले में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर रहा है, जा रहा देख रहा है, तो उसको समझ में तो आता है यार ये वाला सिस्टम तो बहुत बढ़िया काम है इनका, इसमें तो बाकी जगह जहां कमजोर दिखा बोला भाई तुम्हारा तो कमजोर है, हमारे पास एक तो बढ़िया है। तो वो जब बहुत सारी चीजों को घाट रहा तो उसे तो आइडिया है कि कौन सा बढ़िया है और कौन सा बढ़िया नहीं है। भले ही वो कच्चा था, उसको नहीं मालूम था, लेकिन वो संवेदनशील इंसान तो था ना। तो जब संवेदनशील था और जब वो ऑडिट कर रहा है तो पता तो है कि कौन सा सिस्टम परफेक्ट है। देख के तो इंसान सीख ही लेगा भाई। कभी कभी खुद भी एहसास होगा यार हम ही नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया कंट्रोल हो सकता है, हमको क्या देखना, इनका तो पहले से ही सब बढ़िया है। वो अपने आप को वो भी सुकून में डाल देता है। तो ऑडिटर whether the basic principles of an internal control which is prevailing in the organization have been properly followed। अब इस लाइन का मतलब क्या रहा, कुछ लोग कागज पे बढ़िया लिख दिए ये होगा, भाई रियल में भी हो रहा देख तो ले, यानी लिखा है बट इट इज प्रॉपरली फॉलो, क्या फॉलो होता है। लिखने को तो बहुत लोग लिख देते हैं हम हो चाहे कोई भी हो, बट रियल में वो फॉलो हो ही नहीं रहा है। दूसरा, whether the procedures which are told from the theoretical point of have been properly, जो बोले हो वो implement होना, and after definite interval of time whether any change in the system of internal control in the context of the changed circumstances of the ward। भाई एक बार बना के तो जीवन भर के लिए तो नहीं रहेगा, वो परिस्थितियों के आधार पर उसे क्या करना होगा, बदलना पड़ेगा। What is the evaluation of, क्लियर। आज के लिए रहने दिया जाए, ओवरडोज हो जाएगा। चलिए तुम लोग के बहाने हम भी थ्योरी पढ़ लें। बस मन में ख्याल ही आता था, पढ़ता तो कभी भी हम भी फुर्सत से नहीं था।